हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, जो चर्चा हम लोग कर रहे थे प्रकाश व्यतिकरण के बारे में, और यंग ने प्रकाश व्यतिकरण के संबंध में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके आधार पर प्रकाश व्यतिकरण को एक पर्दे पर प्राप्त किया। और मैंने चर्चा में बताया था आपको कि जो प्रकाश व्यतिकरण जब आप पर्दे पर देखा होंगे तो समान चौड़ाई की दीप्त व अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिनको हम फ्रिंज कहते हैं। समान चौड़ाई की दीप्त व अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं। एक ही कलर के प्रकाश का प्रयोग किया गया तो पट्टियां प्राप्त। तो यंग ने जो आपकी सफ़ेद पट्टी है ये अधिकतम तीव्रता को यानी संपोषी व्यतिकरण को व्यक्त करती है, जबकि काली पट्टी जो होती है वो न्यूनतम तीव्रता यानी विनाशी व्यतिकरण को व्यक्त करती है। यंग ने क्या किया कि ये एकांतर क्रम में प्राप्त हो जाता है। यंग ने क्या किया, किसी एक फ्रिंज को उन्होंने केंद्रीय फ्रिंज माना। क्या माना? केंद्रीय फ्रिंज माना, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय, इसको मूल केंद्रीय मानकर, एक को सेंटर मानकर अन्य दीप्त फ्रिंजों की, इसके बाईं ओर या दाईं ओर अन्य दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों का आकलन किया कि यहाँ से कितनी दूरी पर। जैसे यहाँ से पहली दीप्त फ्रिंज, इसको केंद्रीय मानेंगे तो पहला ये हो जाएगा, तो पहला दीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर बन रहा है, दूसरा दीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर बन रहा है, तीसरा दीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर बन रहा है, या बाईं ओर या दाईं ओर कितनी दूरी पर बन रहा है। सब समान दूरी पर, अलग अलग दूरी पर बनते हैं। जैसे यहाँ से पहला अगर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दाईं ओर बन रहा है तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा। दूसरा अगर 6 सेंटीमीटर बाईं ओर बन रहा है दीप्त फ्रिंज, तो इसके दाईं ओर जो है, बाईं ओर जो है 6 सेंटीमीटर पर दूसरा है। तो इनकी स्थितियां नाच कर इनकी चौड़ाई निकाली और देखा कि प्रकाश के हर रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग है, परंतु किसी एक रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान नियत होता है। तो यंग के उसी प्रयोग पर उसके लिए हमको व्यंजक बताना है। यानी यहाँ पर है कि यंग के दिक रेखा चित्र प्रयोग में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं में दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की स्थिति तथा चौड़ाई के लिए व्यंजक। चौड़ाई के लिए आपको क्या बताना है? व्यंजक बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यह हर 1 साल 1.5 साल के अंतर पर ये बोर्ड पेपर में आता है। इसी की चर्चा हम करेंगे। तो यंग के दिक रेखा चित्र के प्रयोग के बारे में मैंने बताया था कि माना यश जो है एक कैपिटल यश, एक जो है एकल रेखा चित्र है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो कितना है? लंबा। इससे समान दूरी पर ये दिक रेखा चित्र S1 और S2 है, जिनके बीच की दूरी मान लिया हमने कितना माना? D माना। इन रेखा चित्रों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी का मान मिलीमीटर की कोटि है। और इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा है जिसकी स्लिट से दूरी कितनी है? कैपिटल। ध्यान से समझिए। हमने बता दिया था कि एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है तो यश जो होगा एक नए प्रकाश की भांति काट है, जिसे एक तरंगिकाएं निकलेंगी, गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी जो एक साथ S1 S2 पर पहुंचेगी कि दूरियां समान है। तो हाइगल्स के सिद्धांत के अनुसार S1 S2 भी क्या होगा?
ये भी एक रेखा क्षेत्र की तरंग स्रोत का व्यवहार करेगा, जिससे द्वितीयक तरंग पूरी तरंगाएं नहीं पूरी तरंगाएं आगे चलेंगी। और ये इसके बीच माध्यम में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है। माना S1 S2 का जो लंबवतक है वो पर्दे लंबवतक जो आपका CO है वो पर्दे को बिंदु O पर मिलता है। तो अगर ध्यान से देखिए कि S1 और S1 और S2 को मिला दें, तो अगर इसमें समान समता का नियम लगाए तो ये S1O और S2O बराबर होगा। S1O और S2O क्या होगा? बराबर होगा। इस केस में इसका ये मतलब होगा कि यहाँ से जो चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, S1 और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंग एक साथ बिंदु O पर पहुंचेंगे। तो एक साथ बिंदु O पर पहुंचेंगे तो इसका मतलब समान कला में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी समान है। तो एक साथ बिंदु O पर पहुंचेंगे तो एक कहने का ये मतलब हुआ कि समान कला में मिलेगा। समान कला में, अब समान कला में मिलेंगे तो इसका मतलब बिंदु O पर क्या बनेगा? दीप्त फ्रिंज बनेगा। बिंदु O पर जो फ्रिंज बनेगा वो कैसा बनेगा? दीप्त फ्रिंज बनेगा। इस फ्रिंज को क्या कहते हैं? केंद्रीय फ्रिंज। इस फ्रिंज को क्या कहते हैं? यानी बिंदु O पर जो फ्रिंज बनेगा उसको क्या माना जाएगा? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगा। मान लीजिए कि S1 S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं, पर्दे के एक बिंदु P पर मिलती है। मान लीजिए S1 S2 से चलने वाली तरंगाएं पर्दे के एक बिंदु O पर जब मिलेंगी तो हमेशा दीप्त फ्रिंज बनेगा, क्योंकि S1O और S2O की दूरियां समान है, तो एक साथ यहाँ पहुंचेंगी तो समान कला। अब मान लिया कि पर्दे के एक बिंदु P पर कोई फ्रिंज प्राप्त होती है, तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां से चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं यहां से चलने वाली तरंगिकाएं S1 से चलने वाली तरंगिकाएं कितनी दूरी तय कर रही हैं? S1 और S2 से चलने वाली तरंगिकाएं कितनी दूरी तय कर रही हैं? S2P। आप देखेंगे दोनों के पथों में अंतर है, दूरियां अलग अलग तय कर रही हैं, पथों में अंतर है। तो पथों में अंतर होगा तो अर्थात इनके बीच पथांतर होगा। जब पथांतर होगा तो इनके बीच कालांतर उत्पन्न होगा। तो S1 S2 से चलने वाले S1 व S2 से चलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर क्या हो जाएगा? S2T माइनस S1T, पथों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा? पथांतर कितना हो जाएगा? S2P माइनस S1P बराबर क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1। ये इनका पथांतर होगा, पथों का अंतर बता दीजिए दूरियों को। अब देखिए हमने मान लिया, हमने क्या किया? CP को मिला दिया और S1 से इस पर लंब लगा। मान लीजिए S1A, इस पर हमने क्या किया? S2A पर क्या करिए? लंब लगा। तो S1 S2 से चलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी उनके पथों की, जैसे यहाँ से चलने वाली तरंगिकाएं इतनी दूरी तय कर रही है, यहाँ से चलने वाली तरंगिकाएं इतनी दूरी तय करें, तो पथों में अंतर है। और पथों में अंतर अगर आप ध्यान देंगे तो S2A के बराबर, यानी कहने मतलब इनके बीच पथांतर क्या हो जाएगा? S2T माइनस S1A बराबर क्या हो जाएगा? S2। इसको संबंध नंबर 1, यानी इनके पथों की भी देखिए इतने का अंतर समझ आ गया। मान लीजिए कि ये कोण जो आपका थीटा है, तो आप देखेंगे ये भी आपका थीटा है। हमने माना था कि पर्दे के एक बिंदु P पर कोई फ्रिंज बन रही है जिसकी इस केंद्रीय फ्रिंज से दूरी मान लीजिए कितना है? x। यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रही है, हमको नहीं मालूम कौन सा बन रहा है, दीप्त या दीप्त।
हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रही है, इसके केंद्रीय फ्रिंज O से जो दूरी है, क्योंकि O पर हमेशा दीर्घ फ्रिंज बनेगा जिसको हम केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। तो मान लीजिए इस केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, x। तो आप चित्र से देखेंगे, अगर मान लीजिए इसको थीटा माना जाए तो ये भी आपका थीटा है। तो आप चित्र से अगर देखें तो आपका यशवन यशु त्रिभुज जो है, त्रिभुज यशवन यशु-A दिखाई पड़ रहा है। यशवन यशु-A समरूप त्रिभुज हो जाएगा। यशवन यशु-A समरूप त्रिभुज जो आपका हो जाएगा। ये कौन सा त्रिभुज? देखिए यशवन थीटा है तो यहाँ C थीटा है, यहाँ A 90 है तो यहाँ O 90 हो जाएगा। तो आपका कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? त्रिभुज जो हो जाएगा CP। यानी ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज आपका क्या होगा? समरूप होगा। समरूप होता है, जानते होंगे भुजाओं में अनुपात होता है। अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यशवन यशु बटे CP बराबर आ जाएगा यशु-A बटे P। यशवन यशु बटे P आपका आगे। अब बराबर आपका हो जाएगा। अब देखो इसके बराबर आप ये होगा यशवन-A बटे C। इसको छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप ध्यान से अगर देखें तो चूंकि ये दूरी बहुत कम होगी, मैंने इसको बहुत दूर बनाया, बहुत नजदीक बनता है, तो चूंकि ये दूरी OP की दूरी बहुत कम है, इसलिए हम CP को CO लिख सकते हैं। यानी CP जो होगा वो लगभग CO के बराबर होगा। तो जहां हो जाएगा यशवन यशु बटे जहां CP लिखा वहां CO लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा? यशु-A बटे P। यहाँ लिख देंगे CP लगभग बराबर होगा C। कितना समझ में आप लोगों को आ गया? अब इसका देखिए मान अगर रखा जाए, इसका अगर हम मान रखें तो यशवन यशु का मान देखिए स्मॉल d, CO का मान देखिए कैपिटल D है, यशु-A का मान मालूम नहीं है और बटे PO का मान कितना है? x है। तो यशु-A बराबर क्या हो जाएगा? XD बटे कैपिटल। यशु-A बराबर क्या हो जाएगा? XD बटे कैपिटल। और XD ये है क्या? पथांतर। नहीं बताया क्या? पथांतर। पथांतर कितना है? यशु-A का मान कितना आ जाएगा? XD बटे कैपिटल D। ये सामान्य नंबर है। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा? क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आता है कि बिंदु P पर अगर दीर्घ फ्रिंज बने तो क्या स्थिति होगी? बिंदु P पर अगर हम दीर्घ फ्रिंज बने, यानी कहने का मतलब दीर्घ फ्रिंज के, दीर्घ फ्रिंज, तो आप जानते होंगे दीर्घ फ्रिंज के लिए हमने इसके पहले बता दिया था कि दीर्घ फ्रिंज के लिए कलांतर कितना होना चाहिए? डेल्टा फाई बराबर क्या होना चाहिए? 2m पाई होना चाहिए। जहां m का मान क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3। कलांतर मैंने बताया होगा इसके पहले वाले में। तो अगर कलांतर मालूम है तो पथांतर क्या हो जाएगा? तो आपको ये मालूम होगा डेल्टा फाई बराबर कलांतर और पथांतर में भी संबंध बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा। तो डेल्टा फाई का मान अगर कलांतर अगर मालूम हो तो 2m पाई बराबर 2 पाई लैम्डा बटे इंटू डेल्टा x। तो 2 पाई से 2 पाई कर दिया, तिरछा गुणा करेंगे तो m लैम्डा बराबर क्या मिलेगा? इसको याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब होना चाहिए कि दीर्घ फ्रिंज के लिए कलांतर या तो 2m पाई हो या पथांतर क्या हो? m। इसी तरीके से अदीर्घ फ्रिंज के लिए मैंने बताया होगा कि कलांतर जो होता है 2m माइनस 1 पाई, जहां m का मान 1, 2, 3, 4। तो पथांतर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बराबर ये फार्मूला लगाते हैं 2 पाई बाई लैम्डा
मान रख दीजिए। तो 2m माइनस 1 पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू dx। तो पाई से पाई कट गया, 2 को नीचे लाई, लैम्डा को ऊपर ले जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा x, या डेल्टा x बराबर हो जाएगा 2m माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, या डेल्टा x बराबर अलग अलग कर देंगे। तो 2m बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 1, यानी अधिक फ्रिंज के लिए पथांतर ये होगा लैम्डा है। तो इसी चीज की चर्चा करते हैं। तो दीर्घ फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, यानी बिंदु P पर दीर्घ फ्रिंज बने तो पथांतर a का मान कितना होना चाहिए m, पथांतर कितना होना चाहिए m, जहां m बराबर क्या होता है, m बराबर 0 1 2 3। अब h2a का मान मैंने बताया क्या होता है xb बटे कैपिटल D, मैंने प्रूव किया है, बराबर क्या हो जाएगा m। तो x बराबर क्या हो जाएगा m d लैम्डा बाई इस मान। ये अधिक फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक है, अधिक फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक है। इस समीकरण में अगर हम m बराबर, इस समीकरण में यदि m बराबर अगर हम 0 1 2 3 4 रखें, तो रखने पर क्रमशः देखिए x का मान क्या आ जाएगा 0 है, अगर 0 रखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा d लैम्डा बाई इस मान में, तो 0 मतलब x का मान 0 मतलब कहाँ बिंदु ऊपर, तो x 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि x अगर 0 रखेंगे तो यहाँ बिंदु ऊपर जो दीर्घ फ्रिंज बनेगी उसको केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज कहेंगे। और x बराबर अगर हम 1 रखेंगे, m बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान कितना मिलेगा d लैम्डा बाई। तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से जो पहली दीर्घ फ्रिंज बनी है, यहाँ से जो पहली दीर्घ फ्रिंज बनी उसकी इस बिंदु O से दूरी मालूम है। m बराबर 2 रखोगे तो यहाँ से जो दूसरी दीर्घ फ्रिंज बनी उसकी इस बिंदु O से दूरी मालूम हो जाएगी। m बराबर 3 रखोगे तीसरी दीर्घ फ्रिंज, m बराबर 4 रखोगे चौथी दीर्घ फ्रिंज, m बराबर 5 रखोगे तो पांचवी दीर्घ फ्रिंज की स्थितियां प्राप्त होंगी। यानी अगर पांचवी दीर्घ फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करना हो तो m बराबर 5 रखेंगे, द्वितीय दीर्घ फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करना हो तो m बराबर 2 रख देंगे, तीसरी निकालनी हो तो m बराबर, यानी क्रमशः क्या होता है केंद्रीय m बराबर रखेंगे प्रथम द्वितीय डैश डैश फ्रिंजों की दीर्घ फ्रिंजों की स्थितियां आगे समझे। ये था दीर्घ फ्रिंज की स्थिति के लिए। दीर्घ फ्रिंज की स्थिति कैसे निकालते हैं, x बराबर m d लैम्डा बाई स्मॉल d वाले फार्मूले से। मान लीजिए चौथी दीर्घ फ्रिंज की स्थिति पूछ रहा हो तो m का मान 4 कर देंगे। d जनरे करते हैं स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है, लैम्डा पृथ्वी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और स्मॉल d जो है वो स्लिटों के बीच की दूरी है, स्लिट अंतराल है। इस समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम अधिक फ्रिंज की स्थिति निकालें, अधिक फ्रिंज की स्थिति निकालें नंबर, तो अधिक फ्रिंज के लिए मैंने ये बताया है कि पथांतर जो होना चाहिए h2a का जो मान है, पथांतर h2a है, पथांतर कितना होना चाहिए m माइनस 1/2, जहां m बराबर क्या होना चाहिए 1 2 3। पथांतर कितना है xd बाई कैपिटल D बराबर हो जाएगा m माइनस 1/2 लैम्डा। तो x बराबर क्या हो जाएगा m माइनस 1/2 d लैम्डा बाई स्मॉल। तो ये अधिक फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक है। इस समीकरण में अगर m बराबर 1 रखो तो केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज से पहली जो अधिक फ्रिंज है उसकी दूरी मालूम है। m बराबर 2 रखोगे तो केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज से दूसरी अधिक बन रही है उसकी यहां से दूरी मालूम है। m बराबर 3 रखोगे तो केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज से तीसरी
अजीत वृत्त की दूरी मालूम है। यानी उपरोक्त समीकरण में यम बराबर 1 2 3 रखने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय डैश आदि अधिक फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त होती। ये था जल के दिक रेखा क्षेत्र प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों के लिए व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हुए आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कि ये सर समझ में आया है कि नहीं, उसको लाइक कर दिया कि ताकि हमको मालूम रहे कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। आप लोग कुछ करवे नहीं करते हैं, कोई वीडियो देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। आखिर में एक वीडियो बनाने में मैंने चर्चा किया था कि बहुत मेहनत लगती है। क्लास पढ़ाना आसान है पर एक वीडियो बनाना बड़ा कठिन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। हम कम से कम हम लोग की मेहनत को जाए मतलब गलत ना करा दीजिए। जो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए उसको पढ़िए। तो इतना तो लाभ देखिएगा, इसका डेरिवेशन समझिएगा, इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। अगर ज़रूरत होगी तो मैं नोट्स आपको बना के भेज दूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा। मैं क्यों ये देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे शब्दों को नोट्स में ढाल पा रहे हैं कि नहीं। अगर दिक्कत होगी तो मैं नोट्स ही भेजता हूँ। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो